वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। अब देखो, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या चीज है। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें परमाणु की संरचना के बारे में बात करनी है, उसके बाद में इसी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें परमाणु क्या है। सबसे पहले ये कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो ऐसी है। इसमें देखो क्या होता है, आपको दिखाता हूँ। सेंटर में ये है नाभिक, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं P, ये जो है ना प्रोटॉन P, ये प्लस आवेशित धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन रहता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार पथ होता है। इस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ये कक्षा 1 है, फिर ऐसे ही कक्षा 2 है, ऐसे ही कई प्रकार की ये कक्षा चलती रहती है। इन कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ये कक्षा 1 है, एक है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, परमाणु संरचना है। ये फाइनली वो परमाणु है जब वैज्ञानिकों ने, बहुत से लोगों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने खोज की है। लास्ट में फाइनली ये परमाणु हमें पता चला है। अब इसी परमाणु के बारे में हमें पता चलेगा कि इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में पहले मान्यता क्या थी, वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद में इस संरचना के बारे में पता चला है। परमाणु की यह संरचना होती है जिसमें क्या होते हैं, 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले ये परमाणु के बारे में आपको पता चल गया होगा। और परमाणु कहते हैं किसे, परमाणु उसे कहते हैं किसी भी पदार्थ को अगर उस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए तो लास्ट में जो ऐसा एक टुकड़ा बचेगा जिसको और अधिक तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो आगे चल के क्या है, इसके और भी ये जो परमाणु है इसमें भी क्या होता है, खोज करने के बाद में, पता करने के बाद में पता चला कि परमाणु को भी और अधिक कणों में तोड़ सकते हैं। जैसे इसमें इसके 3 कण हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये क्या है, ये तो वो संरचना है जो लास्ट में फाइनली वैज्ञानिकों के प्रयास से, उनके खोजों से, उनके प्रैक्टिकल से हमें ये पता चली है। अब इसका इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पहले क्या मान्यता थी, कि परमाणु क्या मानते थे, और कैसे कैसे प्रयोग करके इनके बारे में पता चला कि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सब बारे में, इनके बारे में हमें पता करना है। इस चैप्टर में इन सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो पहले क्या सोचते थे, देखो इसके बाद में देखते हैं। पहले ये क्या है, एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है। मान लो कोई भी एक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी पर, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो पदार्थ में काउंट होता है। और अगर आप किसी भी चीज को अगर तोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो आप और नहीं तोड़ सकते उसको, और उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और इसको मैं तोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ इसको तोड़ता जा रहा हूँ, और तोड़ा, और तोड़ दिया, और छोटे छोटे टुकड़े कर दी, और तोड़, लास्ट में ये जो बचा है ये क्या है, ये एक परमाणु है। इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि इसमें और कौन कौन से कण होते हैं। जैसे नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम इसके इतिहास के बारे में और इनकी जो खोज कैसे हुई है उसके बारे में हम पता करेंगे। चलो देखते हैं, अब पढ़ते हैं। अब देखो, पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रयास करता आ रहा है। पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में प्राचीन भारतीय व यूनानी दार्शनिक बहुत पहले
बहुत पहले ही जानकारी एकत्रित कर रहे थे। अब देखो दार्शनिक कौन होता है। देखो दार्शनिक वो होते हैं जो वैज्ञानिक उस समय हुआ नहीं करते थे। तो दार्शनिक लोग वो होते हैं जो सत्य की खोज में लगे रहते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, उसकी ओर अग्रसर रहते हैं। ये चिंतन मनन करने वाले होते हैं कि इन्होंने भी परमाणु के बारे में कुछ अपने मतलब पदार्थ के बारे में उन्होंने कुछ बताया कि पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर लगातार विभाजित किया जाए, जो लास्ट में जो सूक्ष्म कण होता है वही क्या है, परमाणु होता है। अब देखो सबसे पहले क्या था, एक भारतीय दार्शनिक थे, उनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया, क्या बताया देखो, कि पदार्थ के को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्म कण परमाणु प्राप्त होते हैं। ये बात किसने बताई? महर्षि कणाद ने ये बात बताई। उसके बाद में देखना क्या हुआ। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि दार्शनिक कौन होते हैं और महर्षि कणाद ने क्या बताया। ये बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्म कण जो प्राप्त होता है उसे परमाणु कहते हैं। इस सूक्ष्म कण को परमाणु और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है। परमाणु का मतलब इस परमाणु को या इस सूक्ष्म कण को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है, उन्होंने यह बताया। एक अन्य हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उनका नाम है पक्कुदा काव्यायाम ने बताया कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। इन्होंने इसका उल्टा अर्थ बताया। ये बताया कि पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि महर्षि कणाद ने ये कहा कि किसी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो लास्ट में जो जिसको हम नहीं तोड़ सकते वो क्या है, परमाणु। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी छोटी परमाणु को एक छोटा पदार्थ बताया कि इन परमाणु से मिलकर क्या है, कोई पदार्थ बनता है। तो इन्होंने उल्टा बता दिया, पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। मतलब जो कोई पदार्थ प्राप्त होता है वो इन कणों से मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक हुआ करते थे, उनका नाम डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्म कण अविभाज्य कणों को एटम कहा। इन्होंने कहा, यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया। तो इन्होंने जो इंग्लिश वर्ड नाम दिया है एटम, एटम्स कहा है। इन्होंने भी इन्हीं कणों को, जो किसी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो लास्ट में जो विभाजित नहीं कर सकते वही कण क्या है, एटम है। उनको इन्होंने एटम कहा। एटम ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है न काटा जाने वाला या अविभाज्य। इसका अर्थ क्या होता है? न काटा जाने वाला या अविभाज्य। परमाणु के बारे में ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत थे, इनका कोई वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था। दार्शनिक मत का मतलब ये था कि इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि यही सच में ही कि ये प्रोटॉन होते हैं, ये परमाणु होता है। क्यों? इनके पास ना तो कोई वैज्ञानिक तकनीकी थी और ना ही इनके पास कोई प्रायोगिक कोई आधार था। इसके बाद में क्या हुआ देखो, ये तो प्राचीन बातें हैं। इसके बाद में 18वीं सदी के अंत में इस और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। किस और? परमाणु की खोज की तरफ कई महत्वपूर्ण कार्य हुए तथा नियमों व प्रयोगों के तथ्यों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिए गए। अब सबसे पहले आता है जो परमाणु सिद्धांत देने वाला है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इसको देखिए आप, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 नाम दिए हैं डाल्टन के सिद्धांत में, क्या है, इन पे गौर करना। तो इन्होंने दिया कि रासायनिक संयोजन, एक तो ये बताया, और एक बताया द्रव्यमान संरक्षण, और एक बताया निश्चित अनुपात के आधार पर इन्होंने क्या बताया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया है। तो देखना ये
तीनों के बारे में समझेंगे। रासायनिक संयोजन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण क्या है, निश्चित अनुपात क्या है। अब देखिए आगे, इसके मुख्य जो अभिकलित निम्न है, मतलब जो इन्होंने बताया सिद्धांत में क्या क्या बताया वो देखिए। ये बताया कि जो पहला ये है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या क्या कहा इन्होंने, परमाणु कह दिया। अब कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी की परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, कि जब परमाणु होता है उसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उन्होंने दूसरा तथ्य ये बताया। तीसरा जो नियम है, जो तथ्य वो है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार, रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। मतलब ये कह रहा है जो एक एलिमेंट होता है उसमें जो परमाणु होता है वो एक समान होते हैं सारे सारे। जैसे आप जानते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में जानते हो, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसका जो भार है, आकार है और रासायनिक गुणधर्म वो समान ही होते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन वायु से ले हो, चाहे वो पानी से आप निकाल के ले हो, चाहे कोई अन्य कोई सोर्स से आप ऑक्सीजन को प्राप्त करें। ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, भार में समान होगा, आकार में समान होगा और रासायनिक गुणधर्म भी उसके समान होंगे। उन्होंने एक बात ये कही। अब देखना, आप उसका ध्यान रखना कि एक तो तत्व है, इसका मतलब क्या है, और एक रासायनिक गुण क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी अभी पता करेंगे इनका ये क्या है। अभी देखना आगे क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी तत्व है या भिन्न भिन्न तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सभी अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। इनके जो परमाणु भार वो अलग अलग होता है, उनका आकार भी अलग अलग होता है और रासायनिक गुणधर्म भी क्या है वो अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने ये बात बताई। इसके बाद में पांचवा इनका तथ्य ये है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं। देखो मान लो एक H2O आप जानते हो, यहाँ इसमें देखिए आप, H2O का सूत्र जानते हो, अब H2O के जो सूत्र है उसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जैसे आप ये जानते हो जो पानी का जो सूत्र है जल का, उसका सूत्र है H2O। ये इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि एक जो ऑक्सीजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, उससे क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणु उससे जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, इससे दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। और इससे क्या है, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु से जुड़े हुए हैं।
अब देखो इनका निश्चित अनुपात ये हुआ कि एक तो ऑक्सीजन का परमाणु होता है जो बीच में है, और दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो एक निश्चित अनुपात होगा। अब जब भी हम जल बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु चाहिए, दो हाइड्रोजन के चाहिए। तो ऐसे क्या है, इसकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। जैसे अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखो कहने का अर्थ ये हुआ, हमारे पास दो तत्व हैं यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या मिलके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, जैसे जल बना लिया। तो जल बनने के बाद में ये नहीं हुआ कि ऑक्सीजन का परमाणु नष्ट हो गया है या फिर हाइड्रोजन का परमाणु नष्ट हो गया है। नष्ट कुछ भी नहीं हुआ है। न तो किसी अभिक्रिया में किसी तत्व को बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, नया ही पदार्थ बन जाएगा उस अभिक्रिया के बाद में, जैसे यहाँ जल बना है। आगे देखिए, इन्होंने ये 6 नियम दिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम दिए गए हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम अन्वेषणों की पुख्ता नींव रखी गई। अग्रिम अन्वेषणों के मतलब यह है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आधार बनाकर बहुत से वैज्ञानिकों ने आगे प्रयोग किए और आगे खोज करने की मतलब करते रहे, और उनकी एक पुख्ता एक नींव बन गई है। ये जो नियम है ये उनके आधार बन गए। इस आधार पर उन्होंने आगे खोज की और 19वीं शताब्दी के अंत तक यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी विद्यमान होते हैं। इन अपरमाणविक कणों की उपस्थिति के कारण परमाणु संरचना और संशोधन हुए। अब कहने का अर्थ ये हुआ, 19वीं शताब्दी में ये भी पता चल गया कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनका पता चल गया था। इस आधार पर क्या हो गया कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उससे आगे क्या है, खोज करने की आवश्यकता पड़ गई। अब देखो थॉमसन, इसके बाद में आता है एक थॉमसन वैज्ञानिक, इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया परमाणु के बारे में कि उसे कहेंगे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने क्या बताया इसमें देखिए, अब तक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो चुकी है। जब ये थॉमसन का परमाणु मॉडल इन्होंने दिया है उस समय क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मॉडल विकसित किए जा रहे थे। परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सन 1898 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार क्या हुआ, थॉमसन के अनुसार परमाणु का जो आकार है वो कितना बड़ा होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर का। इन्होंने परमाणु का आकार बताया, जो क्या इन्होंने बताया धनावेशित गोला होता है, और जिसमें समान मात्रा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अभी देखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बारे में इन्होंने बताया कि धनावेशित और ऋणावेशित, इनका मतलब ये हुआ जो धनावेश है वो ऋणावेश को हमेशा अट्रैक्ट करता है। जैसे चुंबक किसी लोहे को खींचती है, इसी प्रकार क्या है धनावेश ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब जो इन्होंने ये जो नियम दिया, इस मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। अब इन्होंने क्या बता दिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया कि प्रोटॉन जो परमाणु का जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है, जो एक धनावेशित गोला होता है। पूरे ही परमाणु को इन्होंने क्या बताया, धनावेश का गोला बताया, और उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कई जगह रहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा गया, एक ऋणावेशित कण कहा गया। जैसे
ये जो आप देखिए यहाँ पे, ये जो पूरा गोला है, ये इसको तो बताया धनावेश गोला, जिसमें जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उनको बताया गया है कि ये ऋणावेशित कण है। ये तो थॉमसन ने बताया। इसी मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। आगे देखिए, ये एक प्रकार क्रिसमस केक है। यहाँ धनावेश को पुडिंग की तरह माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे लगे होते हैं। इसे भारतीय उदाहरण के रूप में देखें तो बूंदी, जो लड्डू है, बूंदी के लड्डू, या फिर तरबूज है। तरबूज का उदाहरण एकदम सही होगा। जहाँ जहाँ तरबूज का जो लाल भाग है, वो तो क्या है, धनावेश बताया। तरबूज में क्या था, एक लाल भाग होता है, उसको तो बताया उन्होंने पूरा धनावेश। और जो मध्य में जो बीज है, उनको क्या है, इलेक्ट्रॉन कह दिया। यह था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश होता है तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। जितना धनावेश होता है उतना ही क्या क्या होते हैं, ऋणावेश होता है। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि परमाणु में किसी प्रकार की विद्युत नहीं बहती है, कहने का अर्थ ये हुआ। इसके आगे देखिए, इस सिद्धांत से परमाणु का विद्युतीय रूप से उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया, परंतु आगे यह प्रतिरूप रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा पाया। अब इसमें ये कमियां रह गई कि रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा पाया। ये आगे पढ़ेंगे, ये रदरफोर्ड का आगे का जो ये प्रयोग है, इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कि इन्होंने क्या नहीं समझाया। अतः ये सिद्धांत शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया और केवल ऐतिहासिक महत्व का रह गया कि जो ये जो तरबूज के समान जो इसका मॉडल है कि परमाणु क्या होता है, तरबूज के समान होता है, जिसमें लाल भाग तो होता है धनावेश और जो बीज होते हैं वो ऋणावेश होते हैं। उन्होंने ऐसा बताया। तो इस सिद्धांत को क्या है, शीघ्र ही लोगों ने निरस्त कर दिया। उसके बाद में आया रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब इसमें देखना रदरफोर्ड ने क्या किया। जो रदरफोर्ड है, उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। इससे सोने की पतली झिल्ली, जो कितनी पतली थी, उसकी मोटाई थी 10 की घात -7 मीटर या 10 के 100 नैनोमीटर थी। उस झिल्ली पर क्या किया, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। उनको क्या कहा गया, अल्फा कण कहा गया। ये अल्फा कण धनावेशित थे। क्या थे, ये धनावेशित थे। झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार पर्दा रखा गया, जिससे कि बमबारी के बाद जो अल्फा कण पर्दे से टकराकर फ्लैश या स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। फ्लैश का मतलब मोबाइल में एक फ्लैश होता है जिसमें लाइट प्रकाशित होती है। ऐसे ही स्फुरदीप्ति, जैसे इसमें जहाँ जहाँ जिंक सल्फाइड पे ये अल्फा कण टकराएंगे, वहाँ पर क्या होगा, प्रकाशमान होगा, वहाँ प्रकाशित हो जाएगी कि हाँ, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा कण पहुंचे हैं। अब इसको देखना ध्यान से। ये अल्फा कण, यहाँ से क्या है, अल्फा कण निकल रहे हैं। ये अल्फा कण घन है। इससे क्या है, ये जो एक एरिया बनाया गया है, जो एक ये स्वर्ण जो झिल्ली है, इसके चारों तरफ है। अब यहाँ से जो गन से अल्फा कण निकले हैं, उनकी देखो संरचना नीचे ये है, यहाँ पे ये समझ में आएगी। तो इसमें क्या हुआ, जब अल्फा कण आए तो अधिकांश अल्फा कण तो इस स्वर्ण पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ कोण से विक्षेपित होके निकल गए और कुछ अल्फा कण थे जो 180 डिग्री पे ही गए और 180 डिग्री पे ही वापस लौट गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, वो देखिए। अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित सीधे ही निकल गए।
बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोणों से विक्षेपित हो गए, मतलब मुड़ के निकल गए, जैसे यहाँ पे ये निकला हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसे। उसके बाद में देखो 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ। जो 100 मतलब 20,000 जो अल्फा कण आए थे उसमें से एक कण ऐसा निकला जो 180 डिग्री पे ही गया और 180 डिग्री पे ही वापस आ गया। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला वो देखिए आप। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण अत्यंत अनपेक्षित थे, मतलब अत्यंत अनपेक्षित, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया। क्या हो गया? रदरफोर्ड के शब्दों में यह कहा गया कि यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे कि अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। एक ऐसा इन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। इसका कहने का अर्थ हुआ ये वाक्य, जो आपका एक कागज है अपनी बुक का, उस पे अगर 14 इंच का बड़ा गोला उससे अगर टकराए तो वो टकरा के वापस आपके लगे, तो ऐसा है कि अनुभव हुआ। तो इससे क्या है, आश्चर्य में पड़ गए रदरफोर्ड कि ऐसा कैसे हुआ। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला इससे, इस प्रयोग से ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हुआ। जैसे ये अपना ये क्या है, परमाणु है, इसमें क्या हुआ, अल्फा कण है, जैसे ये एक अल्फा कण है और जो खोखला भाग था वहां से सीधा निकल गए ये अल्फा कण। इससे ये सिद्ध हो गया कि इसका अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। उसके बाद में देखना क्या होता है, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रतिबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अल्फा कण आ रहा है, जैसे यहाँ से। अब मैंने ये कहा कि अल्फा कण प्लस आवेशित होता है, तो प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जब ये प्लस आवेश इधर से जा रहा था तो इस नेगेटिव आवेश से के नजदीक आकर इसके आकर्षण से बंद कर इस तरफ मुड़ गया है और थोड़ा अपनी अपनी दिशा से भटक कर निकल गया। इससे ये सिद्ध हुआ आगे देखिए, इससे ये सिद्ध हुआ कि समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना चाहिए। और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इसका जो धनावेश है उसके केंद्र में, जैसे इस परमाणु के केंद्र में क्या एक नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन है और ये धनावेश है। क्या है? ये धनावेश है। तो इसकी इन्होंने कल्पना कर दी कि धनावेश क्या है, इसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब ये कह रहा है जितना परमाणु बड़ा होता है ना, ये इतना बड़ा, तो इससे क्या होता है, इसका धनावेश बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो उसका मतलब आयतन उसका कम होता है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा गया। परमाणु का व्यास लगभग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो इसका आकार भी होता है, तथा नाभिक का व्यास होता है 10⁻15 मीटर होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो नाभिक का जो व्यास है ये कितना बड़ा है, ये तो है 10⁻15 मीटर, और परमाणु कितना बड़ा होता है, उसका क्या आकार है, उसका व्यास कितना है, तो वो व्यास है उसका 10⁻10 मीटर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि परमाणु का जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो है 10⁻10 मीटर, और नाभिक का जो वो होता है व्यास, वो होता है 10⁻15 मीटर होता है, वो इतना होता है। तो ये क्या है, एक परमाणु के आकार से
थोड़ा छोटा होता है। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। अब ये इन्होंने मॉडल में क्या क्या कहा, देखो। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। उन्होंने ये बताया, निष्कर्ष में ये बताया कि परमाणु में धनावेश कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है और केंद्र में होता है। उसका जो द्रव्यमान है वो भी क्या होता है, केंद्र में होता है। द्रव्यमान ये है कि मान लो आप उदाहरण के रूप में एक वजन जो भार है उसको द्रव्यमान कह सकते हैं, एक बात समझने के लिए। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिससे चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। इन वर्ताकार पथों को कक्षा या कोश कहा गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उसको क्या कहा, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और उसको वर्ताकार पथ को क्या कहा, एक कक्षा कह दिया, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया कि जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे, मतलब परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह कि इसमें फ्री घूमने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए विद्युत का उदासीन होता है। इसके बाद में देखिए क्या कहा, परमाणु उदासीन होता है और एक निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बता रखा है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके में इलेक्ट्रॉन होंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मॉडल पर का प्रतिरूप भी माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में इस प्रकार घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या करने का मूल आधार बना, और परंतु कुछ तथ्यों को समझा नहीं पाए। अब इसकी जो कमियां रहेगी वो क्या रहेगी, देखना। इसमें कमियां ये रहेगी कि परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। स्थायित्व की मतलब ये कह रहा है कि जो स्थायी है ये कैसे रह सकता है। जैसे जो नाभिक है वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो नाभिक है इलेक्ट्रॉनों को खींचकर या आकर्षित कर और अपने में समा लेता है। तो ये व्याख्या नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के में जाकर क्यों नहीं गिरते हैं। एक तो यह हुआ। दूसरा, परमाणु इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को। अब ये बताया, स्पष्ट नहीं कर पाया कि इसकी इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या है। ये संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, कहने का अर्थ है। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वर्ताकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा और जिससे कि उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। इस प्रकार वह नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ अंततः उसमें गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये कह रहा, मैक्सवेल ने ये कह रहा कि यह नाभिक है, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते समय वो क्या करता है, अपने विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण के साथ उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। उसकी ऊर्जा जो कम होती जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या है, घूमता घूमता वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एक तो ये इस चीज को रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये नहीं समझा पाया। एक परमाणु की स्पेक्ट्रम तथा एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर पाया। अभी इन्होंने ये कहा कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।